नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आप सभी लोगों की भारी डिमांड पे जीके की मैराथन नंबर 2 लेके आया हूँ। देखिए, मैराथन नंबर 2 में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। पहला जो क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। अगर बात की जाए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की, तो इनका नाम था सी राजा गोपालचारी। तो सी राजगोपालचारी जो है वो जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर, देखो अंतिम आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो इनका नाम था सी राजगोपालचारी। अगर बात की जाए यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसरॉय भी थे। तो भारत के अंतिम वायसरॉय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन में यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए। अगर मैं ऑप्शनों की बात करता हूँ तो ऑप्शनों में लॉर्ड कर्जन दिया है। ये वही लॉर्ड कर्जन है जिनके कार्यकाल के समय बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। अगर ऑप्शन में यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद की भी बात की गई है, तो राजेंद्र प्रसाद की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति और भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति रहे हैं। तो भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे बड़ा रहा है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, उस बैठक में ये जो है वो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो संविधान सभा के परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे, वो भी राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगर आप अस्थायी अध्यक्ष के बारे में भी बात करना चाहते हो, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें अध्यक्ष बने थे। तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। कोई सा क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में काम आ सकता है। और जेबीटी का आज पेपर हुआ है, उसमें जो है वो 30 में से 29 क्वेश्चन जीके के हमारे कराए हुए थे। मैं आपको जीके और साइकोलॉजी की पूरी सीरीज वहाँ पे लाने वाला हूँ, तो वो आप जो है पूरा प्रश्न पेपर वो वहाँ पे देख ले, एनालाइज कर ले कि कितनी चीज़ें हमारी कराई गई वहाँ पे पेपर में आई थी या नहीं आई। अगर आप अभी भी अपना टेट क्लियर करना चाहते हो, तो हमारे लिए आपके पास बने हैंड रिटन नोट्स, चाहे आप नॉन मेडिकल हो, चाहे आप एलटी हो, चाहे आप टीजीटी आर्ट्स से तैयारी कर रहे हो। ये है हमारा नंबर 7876145409। आप इस नंबर पे जल्दी कांटेक्ट करें और हमसे पाए हैंड रिटन नोट्स। राजेंद्र प्रसाद की अगर मैं और बात करता हूँ, इनका जो जन्म हुआ था वो 1884 में होता है और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1963 में होती है। तो ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी, इनका जन्म और मृत्यु भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। अगर बात की जाए सम्राट अशोक की, तो जो सम्राट अशोक थे ये किसके उत्तराधिकारी, तो ये उत्तराधिकारी थे किसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिंदुसार के। तो बिंदुसार के ये उत्तराधिकारी थे, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, अगर सम्राट अशोक की बात की जाए, इनका जो राज्य अभिषेक है वो 269 बीसी में हुआ था। 269 269 ईसा पूर्व में इनका राज्य अभिषेक होता है। उसी प्रकार इनके द्वारा कलिंग का युद्ध कब लड़ा जाता है, तो कलिंग का युद्ध जो है इनके द्वारा 261 ईसा पूर्व कब लड़ा गया, 261 ईसा पूर्व में इनके द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया। इसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी अशोक की, वो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तो ये तीनों डेटें आपको याद रखनी है। 269 में राज्याभिषेक हुआ, 261 में कलिंग का युद्ध लड़ा और इसके बाद इनको जो है वो 232 में जो है इनकी क्या होगी, 232 ईसा पूर्व में। और याद रखना है, ईसा पूर्व में जो डेट है वो पीछे को आती है। पहले 269 में राज्याभिषेक होता है, फिर युद्ध लड़ते हैं कलिंग का, फिर मृत्यु हो जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें अशोक से परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन पूछने वाला प्रश्न क्या पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है कि 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसको मिली थी। तो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में जो सफलता मिली थी वो मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। किसको मिली थी, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है सर्वप्रथम सबसे पहले जो है वो क्या पढ़े गए थे, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस युद्ध को लड़ने के बाद, तो बौद्ध धर्म अपनाया इन्होंने, क्योंकि कलिंग के युद्ध में बहुत ज़्यादा जो है ये आघात इनको पहुंचा और उसके बाद इनके द्वारा जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया गया। अगर मैं बात करता हूँ, अशोक के द्वारा अशोक स्तंभ का निर्माण भी करवाया गया। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अशोक स्तंभ कहाँ पे है, तो अशोक स्तंभ जो है वो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, सारनाथ। ये वही सारनाथ जहाँ पे गौतम बुद्ध के द्वारा जो है पहला उपदेश दिया गया था, वहीं पर अशोक स्तंभ जो है बनाया गया था अशोक के द्वारा।
अशोक स्तंभ के निर्माण की अगर बात करता हूं तो 250 ईसा पूर्व में, देखो फाइनल रिवीजन हो रही है, मैराथन हो रही है, तो हमें हर एक क्वेश्चन को आपके बीच लाना है, हर एक क्वेश्चन को आपके बीच बताना है। तो 250 ईसा पूर्व में अशोक ने अशोक स्तंभ की क्या की थी, स्थापना की थी। और अगर मैं मौर्य वंश की, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में दिया है, इनके द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। और किसकी मदद से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो कौटिल्य की, कौटिल्य जिसको चाणक्य के नाम से जानते हैं, इसकी मदद इनके द्वारा ली गई थी। देखिए अगर मैं कौटिल्य चाणक्य की बात करता हूँ, इनको, इनके बहुत सारे नाम है, इनको चाणक्य भी कहा जाता है, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है और इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, इसने 322 ईस्वी में किसको हराया था, तो 322 ईसा पूर्व में इसके द्वारा जो हराया गया था वो किसको हराया गया था, तो इन्होंने हराया था किसको, इन्होंने भैया 322 ईसा पूर्व में जो हराया था वो हराया था आपके घनानंद को। घनानंद कौन थे, घनानंद जो है वो नंद वंश के अंतिम शासक थे, इनको हराया था और मौर्य वंश की नींव रखी थी। इस बात को आपने याद रखना है। तो मौर्य वंश के, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद और मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं कि मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे या चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार कौन था, बिंदुसार ऑप्शन में दिया है, बिंदुसार एक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। और अगर मैं इस मौर्य वंश की बात करता हूँ, संस्थापक की बात कर ली है, तो थोड़ा सा इसके बारे में ये भी जान लेते हैं कि इसके अंतिम शासक कौन थे। तो अंतिम शासक इसके थे बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है इसके अंतिम शासक थे मौर्य वंश के। और बृहद्रथ को जो है वो किसके द्वारा हराया गया, तो बृहद्रथ को जो है वो पुष्यमित्र शुंग, और जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ना भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है। तो पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश की, जिनके द्वारा स्थापना की गई थी, इनके द्वारा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को 185 ईस्वी में हराया गया, ईसा पूर्व में हराया गया। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये कुछ हमने मौर्य वंश की हिस्ट्री को जाना। मुझे लगता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को, दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाला। ये मैराथन थोड़ी बड़ी रहने वाली, लेकिन इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक मसाला जिसको मैं बोलूँगा लेके आया हूँ। कल जो है हमारी एक ही वीडियो आपके समक्ष आएगी, जेबीटी का यहाँ पे साइकोलॉजी और जीके दोनों सेक्शन में आपके बीच यहाँ पे कल ही ला दूंगा। लेकिन आपको उसी बीच जो है वो एक मैराथन जो कल आएगी, जिसको मैं नाम दूंगा फाइनल टच, और परसों सुबह 7 बजे मैं आपको लाइव आऊँगा यूट्यूब पे। आपने सभी लोगों ने लाइव आना है 7 बजे, परसों लाइव 7 से 8 वो मैराथन रहेगी। और 8 बजे आप बिल्कुल अपना तैयार हो जाना, या हो सकता है कि उसको 6:30 बजे किया जाए मैराथन को। तो 6:30 से 7:50 के बीच जो है मैराथन होगी, तो सभी लोग लाइव आ जाए। और 6 बजे यूट्यूब पे परसों वीडियो भी डलेगी। तो ये सारी चीज़ें का जो समीकरण है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो परसों रहने वाला है कि परसों क्या क्या यहाँ पे रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं पूरा सिनेरियो आपके बीच बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अगला बहुत ही मुद्दे का है और काम का क्वेश्चन है कि किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात की जाए, कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये सूर्य देवता को समर्पित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा, याद रखना, ब्लैक पैगोडा। और ये नरसिम्हदेव जो है वो गंग वंश के राजा थे, इस बात को आपने याद रखना है। ब्लैक पैगोडा भारत के किस मंदिर को, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। ये मंदिर जो है वो नरसिम्हदेव के द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। और यहाँ पर जो है सूर्य मंदिर में, जो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यहाँ पे 24 पहिए भी है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं कुछ भारत के प्रमुख मंदिरों की बात करता हूँ, तो केदारनाथ मंदिर आपको पता है उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में, और केदारनाथ जो मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे, एक बार ये क्वेश्चन आया था। तो केदारनाथ मंदिर जो है वो मंदाकिनी नदी, किस नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी। उसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अलकनंदा, अलकनंदा जो नदी है वो किस मंदिर के पास है, तो बद्रीनाथ मंदिर। तो बद्रीनाथ शहर या बद्रीनाथ मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के पास है। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू और कश्मीर में है, कटरा में। और आपको याद रखना है स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर भारत का कहाँ पे है, तो स्वर्ण मंदिर है भैया अमृतसर, याद रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे, अमृतसर में है। काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पे है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पे, वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, गलती नहीं करेंगे। स्वामी नारायण मंदिर,
स्वामीनारायण मंदिर या इसको अक्षरधाम मंदिर भी कहा जाता है। तो स्वामीनारायण मंदिर या अक्षरधाम मंदिर ये दोनों के दोनों दिल्ली में है। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात रहने वाली है परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो, आपको अपने आप को ना बिल्कुल एक अच्छे लेवल का बनाना है। क्वेश्चन जैसे मर्जी पूछे, आपको ना गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आप गलती बार बार कर रहे हो तो आप पेपर में अपना नंबर खो सकते हो। तो आपको याद रखना है अमरनाथ मंदिर कहाँ पे, तो अमरनाथ मंदिर ये भी जम्मू कश्मीर में है, ये भी पूछा गया है परीक्षाओं में। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। आपका कांचीपुरम मंदिर भी तमिलनाडु में है। तो बृहदेश्वर और कांचीपुरम ये तमिलनाडु में है। और दो और कराता हूँ, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। और सोमनाथ मंदिर तो आपने बहुत बार पढ़ लिया है। सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में है, जहाँ पे अटैक किया था महमूद गजनवी के द्वारा 1025 ईस्वी में। तो सारे के सारे मंदिर आपने सुन लिए होंगे, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हिमाचल की ओर आते हैं। हिमाचल की ओर रुख हर मैराथन में किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 30 क्वेश्चन हिमाचल के भी जीके में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? देखो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन रेट है वो 82.80% है। इस बात को आपने याद रखना है। पढ़े लिखे लोग कितने हैं, तो 82.80% लोग हिमाचल प्रदेश में पढ़े लिखे हैं। अब भैया क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें मेल कितने पढ़े हुए और फीमेल कितने पढ़े हुए। तो अगर बात की जाए पुरुषों की, तो पुरुष जो है यहाँ पे 89.53% हो सकता है कि 90% दिया हो और 89% हो, दोनों में से कोई सा ऑप्शन भी हो सकता है। फीमेल जो है वो 75.93% यहाँ पे पढ़ी लिखी है, हो सकता है कि यहाँ पे 76% दिया हो। ये आपको याद रखना है, दोनों बातें याद रखनी है। तो फीमेल 75%, 75.93 या 76% बोल सकते हैं, और मेल जो है वो 89.53% पढ़े हुए हैं। अब सबसे ज्यादा साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश के किस जिले की है, क्वेश्चन पूछने वाला तो ये भी पूछ सकता है। तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है भैया वो है हमीरपुर की। हमीरपुर की अगर मैं बात करता हूं तो हमीरपुर में जो है वो कितने परसेंट लोग पढ़े हुए हैं, तो हमीरपुर में 88.2% लोग जो है पढ़े हुए हैं। अब सबसे कम साक्षरता दर, सर अगर ज़्यादा की बता रहे हो तो सबसे कम की भी बता दीजिए। जी हाँ, तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो चंबा की है। चंबा की सबसे कम साक्षरता दर है, कितनी है, 72.2% है चंबा की। इस बात को आपने याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा हमीरपुर की है, कितनी है, 88% है, और 72% जो है वो चंबा की है। तो ये हमने जाना था थोड़ा साक्षरता दर के बारे में। लिटरेसी रेट हिमाचल का 82.80% है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखो मैं करवाने से पहले एक चीज़, तभी जो है अगर महादेव की कृपा रहेगी तो कमेंट बॉक्स में तभी रहेगी जब आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर जो है हर हर महादेव का नाम जो है वो जरूर जो है लेंगे। हर हर महादेव नाम की जो हुंकार है उसको आप जरूर भरेंगे, तभी जो है वो क्या हो सकता है, आपका टेट क्लियर हो सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? अगर बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो ये जो है वो बद्दी में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। मैं 2 दिन पहले बता चुका हूँ कि बद्दी में बद्दी यूनिवर्सिटी है। भाई बांदला में क्या है, बांदला में जो है वो बिलासपुर में पड़ता है, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बांदला धार बिलासपुर में है। बिलासपुर में ही एम्स आपने सुना होगा, एम्स जो है बिलासपुर के कोठीपुरा, बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स है। उसी प्रकार अगर आपको याद रखना है तो आपको याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा आपको, तो आपको याद रखना होगा IIM जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। तो याद रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ जो टेक्नोलॉजी, याद रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गई थी, तो आपने याद रखना ये कहाँ पे, कमंद मंडी, या कमंद मंडी में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और झंडूला की अगर झंडूता इसको कहते हैं, झंडूला भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन। तो याद रखना रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन जो है वो झंडूला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हर एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि IEC यूनिवर्सिटी, IEC का पूरा नाम देखो, जब हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो उस फुल फॉर्म के बारे में थोड़ा पता तो होना चाहिए। तो इंडियन एजुकेशन सेंटर्स, तो इंडियन जो एजुकेशन सेंटर यूनिवर्सिटी है, वो विश्वविद्यालय है, वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है?
तो ये जो है वो कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, ये जो है वो सोलन में है, आपको रखना है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये जो है सोलन में, और IIEC की यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो 2012 में हुई है, इस बात को आपने याद रखना है। बद्दी की बात हो रही है, और बाथू यहाँ पे दिया है, बद्दी में बद्दी यूनिवर्सिटी है, बाथू में इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। और अगर मैं बात करता हूँ अरनी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो अरनी यूनिवर्सिटी काठगढ़ में है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, अभिलाषी यूनिवर्सिटी बहुत बार पढ़ ली है भाई, मंडी में है। बड़ू साहिब में हिमाचल प्रदेश की इंटरनल यूनिवर्सिटी है, गलती नहीं करेंगे, आ सकती है परीक्षा में। बड़ू साहिब का गुरुद्वारा भी कहाँ पे है, ये भी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में ही है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी पढ़ लिया, मंडी। जेपी यूनिवर्सिटी और बहारा, देखो जेपी यूनिवर्सिटी और बहारा यूनिवर्सिटी दोनों की दोनों वाकना घाट में है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए एमएमयू के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, ये सोलन में है। मानव भारती यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी खबरों में भी कुछ टाइम पहले थी, तो ये सोलन में है, इस बात को आपने याद रखना है। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जुब्बरहट्टी विमानपत्तन, जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट बीच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए जुब्बरहट्टी विमानपत्तन, तो ये हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है आपका जुब्बरहट्टी विमानपत्तन, और हिमाचल प्रदेश के ज़्यादा विमानपत्तन नहीं है, तो इसके बारे में तो बात कर ही लेते हैं यार। तो शिमला में है आपका जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट, आपका कांगड़ा में है आपका नंगल, तो नंगल जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे, ये कांगड़ा में। और अगर मैं बात करता हूँ भुंतर एयरपोर्ट आपका कुल्लू में है, तो भुंतर कहाँ पे, कुल्लू में है, इस बात को भी आप याद रखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और थोड़ी देर बाद ही मैं आपके बीच JBT की भी आंसर की जो है वो इंट्रोड्यूस कर दूंगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस वीडियो को डालने के बाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 174, HRTC किस वर्ष अस्तित्व में आया। देखिए अगर बात की जाए HRTC की, तो HRTC हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है वो 1974 में जो है वो अस्तित्व में आया था, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन में इसके साथ जब भी HRTC बताता हूँ तो हिप्पा भी बताता हूँ यार, क्योंकि हिप्पा बहुत इंपॉर्टेंट है। हिप्पा का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी स्थापना 1974 में हुई है, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर HPPSC की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी 1971 में ही हुई है, इस बात को आपने याद रखना है। तो हिप्पा की स्थापना 1974, आपकी HRTC की स्थापना भी 1974, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, कोई सा भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और हिमाचल प्रदेश जब भारत का राज्य बनता है तो भारत का ये पूर्ण राज्य का दर्जा भी इसको 1971 25 जनवरी को मिलता है। तो भारत का ये 18वें नंबर का राज्य, कौन सा नंबर का राज्य बनता है, 18वें नंबर का राज्य जो है भारत का बनता है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बगाट राशि राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो बगाट राशि राज्य की बात हो रही है। बगाट राशि राज्य का जो अंतिम शासक था, इनका नाम था दुर्गा सिंह। सॉरी, ये क्वेश्चन आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, कौन था भाई, दुर्गा सिंह नहीं थे तो कौन थे फिर। अगर दुर्गा सिंह है तो इस बात की मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आंसर की पे इसका आंसर जो है नहीं मिला, तो आप इसका आंसर जरूर बताएं कि बगाट राशि राज्य का जो अंतिम शासक कौन था। स्थापना जो है वो बगाट राशि राज्य की बसंत पाल के द्वारा की गई थी, और बसंतपुर इसकी राजधानी थी, इस बात को आपने याद रखना है। तो बगाट राशि राज्य का अंतिम शासक जल्दी बताइए कॉमेंट बॉक्स। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि सन 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और ये भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला, और हिमाचल जो है वो भारत का 18वां राज्य बना। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, पूरा डिटेल आपको याद रखना है कि भैया जो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वो 25 जनवरी 1971 को मिला था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भैया ये भारत का उस समय 18वां राज्य बना था। अब पूरा सिनेरियो जानते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था, और उस समय हिमाचल में थे भैया 4 जिले, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा, और ट्रिक मैंने दिया आपको SMMC, सिरमौर, मंडी, मासू और
चंबा। तो SMMC 4 जिले थे। अब 1951 में हिमाचल को बनाया जाता है पारसी। तो ये क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश पारसी कब बना, तो याद रखना पारसी कब बना था भैया, 1951 में बना। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पारसी बना था 1951 में। अब बोलेगा कि बिलासपुर कब मिला, तो बिलासपुर जो हिमाचल में मिलता है वो 1954 को मिलता है। 1956 में हिमाचल बनता है यूटी, यूनियन टेरिटरी, इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 1957 में क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती है। ठाकुर करम सिंह जी जो है वो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। और 1 मई 1960 को हिमाचल प्रदेश में छठा जिला फिर से बनाया जाता है, वो किन्नौर को बनाया जाता है। तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश का छठा जिला कब बना, 1960 में बना। इसके बाद विशाल हिमाचल का निर्माण 1966 में होता है, तब जाके पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिलता है। ये सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। पूर्ण राज्य का दर्जा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया, माल रोड से दिया गया। और माल रोड के साथ अगर मैं रिज की बात करता हूँ तो वहाँ पे गेटी थिएटर, क्योंकि हम तो भैया शिमला से ही पढ़े तो हमें तो पता है गेटी थिएटर कहाँ पे, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी भी वहीं आसपास होती थी। तो गेटी थिएटर की अगर मैं बात करता हूँ तो गेटी थिएटर कब खुला, 1887 में गेटी थिएटर खुला। अब क्वेश्चन पूछने वाला यही नहीं रुकता है, वो इतना ही नहीं पूछेगा कि गेटी थिएटर कब खुला, अरे 1887 में तो गेटी थिएटर खुला था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भैया गेटी थिएटर में दिखाए जाने वाला पहला नाटक कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए टाइम विल टेल। टाइम विल टेल जो है वो गेटी थिएटर में दिखाया जाने वाला पहला नाटक है, इस बात को आप याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं कि हिमाचल प्रदेश की किस रियासत ने प्रजामंडल ने 1939 में बेगारी के उन्मूलन की मांग की, तो बेगारी के उन्मूलन की मांग 1939 में किस रियासत के द्वारा, किस रियासती प्रजामंडल के द्वारा की गई, तो बेगारी के उन्मूलन की मांग जो है वो धामी रियासती प्रजामंडल के द्वारा की गई। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी कल के लिए पूछ लेगा कि धामी रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो जो ये धामी प्रजामंडल था इसकी जो स्थापना हुई, इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था वो 1939 में किया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार एक धामी गोलीकांड हुआ था जो कि 16 जुलाई 1939, देखो पूरी डेट आपको पता होनी चाहिए। भागमल सोथा जी के इसमें नेता थे, इनके नेतृत्व में जो है वो 16 जुलाई 1939 को ये जो है वो क्या होता है, धामी गोलीकांड होता है। हिमालयन रियासती प्रजामंडल, तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1938 में होती है, ये भी आपको याद रखना है। परीक्षाओं में जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप गलती करने की कोई भी गुंजाइश किसी भी हद तक नहीं करेंगे। मैंने पहले ही बोला है आज 29 पूछे गए हैं और परसों अगर महादेव का आशीर्वाद रहेगा तो 80 क्वेश्चन 90 में से जीके के पूछे जाएंगे। जीके ही आपका बेड़ा पार करवा सकता है, लेकिन अगर तभी करवाएगा लेकिन आप हर एक चीज को ध्यान से पढ़ के जाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ और अपने मैराथन में भी बता रहा हूँ कि जो नूरपुर रियासत है इसकी स्थापना जो है वो जेठपाल के द्वारा की गई। जेठपाल के द्वारा तो इसकी स्थापना की गई, लेकिन कल के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कब की गई, तो इसकी स्थापना जो है वो 1000 ईस्वी में की गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे नूरपुर रियासत से आते हैं। क्वेश्चन सबसे जो फेमस क्वेश्चन है कि नूरपुर का नाम पहले धमेरी होता था, धमेरी से इसका नाम चेंज करके भैया किसने नूरपुर रख दिया, तो धमेरी से नाम नूरपुर चेंज कर दिया किसके द्वारा, राजा जगत सिंह के द्वारा। किसके सम्मान में, नूरजहाँ के सम्मान में। अब नूरजहाँ और जहांगीर यहाँ पे आए थे तो नूरजहाँ और जहांगीर के सम्मान में जो है इसने नाम बदल डाला और धमेरी का जो नाम है वो नूरपुर कर दिया। किसके द्वारा, राजा जगत सिंह के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत दफा टेट परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नूरपुर के ऐसे राजा जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अरे टेट का लेवल बढ़ रहा है और टीजीटी टेट का पेपर जरूर लेवल वाला रहने वाला है। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो समकालीन थे इनका नाम था जसपाल। कौन थे भैया, जसपाल जो है वो नूरपुर रियासत के ऐसे राजा थे जो समकालीन थे अलाउद्दीन खिलजी। अरे वही अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का शक्तिशाली शासक था, जिसको अली गुरशास्प उसके बचपन का नाम था, ये बात आपको याद रखना। जिसके शासनकाल के समय 1000 दिनारी नामक मलिक काफूर एक सेनापति होता था। ये आप अलाउद्दीन खिलजी को भी याद रखे, भूले ना कहीं परीक्षा में जाके भूल जाए कि सर आपने तो करवाया था लेकिन हम भूल गए, ऊपर नीचे हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। महादेव का कोड एक बार जरूर लगाए, हर हर महादेव क्वेश्चन पेपर के ऊपर जरूर लिखे। पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर आपको सक्सेस होना है,
देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नूरपुर के ऐसे राजा जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, तो इनका नाम था भीमपाल। भीमपाल जो है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अकबरनामा, अकबरनामा जिसको किसके द्वारा लिखा गया था, ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बार बता चुका हूँ, भक्तमल जो है वो नूरपुर के ऐसे राजा थे जिनके बारे में अकबरनामा में भी जो है वो बताया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, पहले सूचना आयुक्त कौन है। जी हाँ, तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो थे, प्रथम सूचना आयुक्त इनको मैं कहूँगा, तो इनका नाम था पीएस राणा। पीएस राणा पहले जो है हमारे सूचना आयुक्त थे। उसी प्रकार पहले चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के एनसी मेहता थे। क्वेश्चन केएल मेहता भी यहाँ पे दिया है, ये केसी मेहता नहीं है, केएल मेहता है। केएल मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे, इस बात को आपने याद रखना है। चीफ कमिश्नर एनसी मेहता थे। केएल सेठी के बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, तो इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आपको पता होने चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, इनका नाम था मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और अच्छा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ हैं। लेकिन उससे पहले आप ऊपर वाला क्वेश्चन हम छोड़ गए थे, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो वो है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम, आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम होता है, जो इंसानों ने खुद बनाई है। और ये जो झील है वो भाखड़ा बांध पे बनी है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षणीय बांध है। बहुत बार मैं ये भी आपके बीच बता चुका हूँ, इस बात को आपने याद रखना है। तो याद रखना, गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश की जो है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक की बात हो रही है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील है। और यहाँ पे दिवाली के 10 दिन बाद, 10 दिन दिवाली के हो चुके हैं, और दिवाली के 10 दिन बाद यहाँ पे एक रेणुका जी का अंतर्राष्ट्रीय मेला शुरू हो रहा है, जिसका जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री करते हैं। ये परंपरा है। और समापन समारोह में जो यहाँ मुख्य अतिथि रहते हैं वो राज्यपाल जी रहते हैं। ये मेला बहुत ही ज़्यादा चर्चित मेला है, दिवाली के 10 दिन बाद होता है। माता रेणुका झील जो है वो प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश की, जिसका आकार जो है वो सोई हुई स्त्री की तरह, किस प्रकार आकार है, सोई हुई स्त्री की तरह आकार है इस झील का। इस बात को आपने याद रखना है। पंडो ऑप्शन में दिया है, पंडो एक कृत्रिम झील है और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी प्राकृतिक झील है। सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक है, 14 किलोमीटर लंबी है, ब्यास नदी पे बनाई गई है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए यहाँ पे चमेरा झील भी दिया है, चमेरा झील रावी नदी पे बनी है और ये चंबा में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, ये क्वेश्चन हो गया है। जी हाँ, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा जरूर था, लेकिन हम यहाँ से आगे डिस्कस नहीं किया था। तो सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ हैं वो किन्नौर जिले में है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि अगर आपको ये पता है कि सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ, लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर किन्नौर में है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो कांगड़ा जिले में। इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं किन्नौर की बात करता हूँ, देखिए किन्नौर से यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किन्नौर में जो है वो रिब्बा घाटी है, इस बात को आपने याद रखना है। रिब्बा घाटी जो है वो किन्नौर में है, जिसको वैली ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर किन्नौर का जो है वो रिकांगपियो में है। और किन्नौर में एक भेड़ प्रजनन केंद्र भी है, शिप ब्रीडिंग फार्म भी है। तो किन्नौर में जो भेड़ प्रजनन केंद्र है वो कड़छम में, कहाँ पे है, कड़छम में जो है वो शिप ब्रीडिंग फार्म भी किन्नौर में, इस बात को आप याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। मैराथन थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन अगर आप पूरी मैराथन देख रहे हो तो आपको बहुत अधिक फायदा होने वाला है। अगला क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टेम्पोला दर्रा स्थित है। टेम्पोला दर्रा जो है वो लाहौल स्पीति में है। टेम्पोला दर्रा तो लाहौल स्पीति में। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कुंजुम दर्रा कहाँ पे है। भैया कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से अलग करता है और ये जो है लाहौल स्पीति में है। लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर है, बहुत बार पूछा गया है। ये लेडी की शेप का है, इसीलिए इसको लेडी ऑफ केलोंग कहते हैं। और लेडी ऑफ केलोंग जो ग्लेशियर है वो भी लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी कौन सा है जी? बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1936 को इस ग्लेशियर में बाढ़ आई थी, इस बात को आपने याद रखना है। और यहाँ पे तबाही आने के कारण जो है वो चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था। तो चंद्रताल झील का निर्माण कब हुआ है? 1936 में हुआ है। किसके कारण? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में तबाही आने के कारण। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इस बात को आपने याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के, लेकिन कुछ दर्रों की बात यहाँ पे मैं जरूर करता हूँ क्योंकि अब एग्जाम बहुत नज़दीक है, रिवीजन कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप सभी को मैंने पहले भी बहुत बार बता दिए हैं, लेकिन आज रिवीजन हमारा चल रहा है और रिवीजन जो सीरीज है आप इसको याद रखें। अगर बात की जाए बारू दर्रे की, तो बारू दर्रा जो है वो चंबा को कांगड़ा से अलग करता है, तो याद रखना चंबा और कांगड़ा के बीच जो दर्रा है वो बारू दर्रा है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ सांच दर्रा, चंबा और पांगी के बीच कौन सा दर्रा है? दराटी दर्रा, सांच दर्रा, ये चंबा और पांगी के बीच में। दुलची दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बार पूछा गया, ये कुल्लू को मंडी से अलग करता है। पादरी दर्रा चंबा को जम्मू से अलग करता है, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी बहुत ही मुद्दे की बात है, काम की बात है, परीक्षाओं में ये बात पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के, जो गौरी देवी का जो पर्वत श्रृंखला है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो गौरी देवी का टिब्बा जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। गौरी देवी का जो टिब्बा है ये कहाँ पे है? ये जो है आपका गौरी देवी का टिब्बा हो गया, नरसिंह टिब्बा हो गया, चाहे आपकी पीर पंजाल की पहाड़ियाँ होगी, ये सारी की सारी जो है वो कहाँ पे है? तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी है, चंबा जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन कोई सा भी हो, आप ये नहीं बता सकते कि परीक्षाओं में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और यहाँ तक आज तक आपने मेरी वीडियो कंटिन्यू देखी है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देखिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती है। अगर आपको आपकी हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो ज़रूर अपने कमेंट, आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। अगला क्वेश्चन भी बड़े अच्छे लेवल का है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जल दिवस की बात हो रही है और जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, और पूरे हिमाचल प्रदेश में मेरा ये मानना है कि टेट परीक्षाओं में इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहने वाला है और इस अच्छे रिजल्ट के पीछे कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमको भी जो है यहाँ पे हमारी वीडियोस को देख के जो बच्चे गए हो उनको फ़ायदा मिले। भाई जितने भी बच्चे अभी जो है 2 लाख के करीब जो है 28 दिन के अंदर मेरी वीडियोस लोग देख चुके हैं, तो 2 लाख से ज़्यादा लोग 28 दिन के अंदर मेरी वीडियोस को वॉच कर चुके हैं। 2.5 लाख लोग यहाँ पे, 2.5 लाख लोग, मैं डाटा यहाँ पे देख रहा था यूट्यूब स्टूडियो में, तो वहाँ पे 2.5 लाख लोग मेरी वीडियो को देख चुके हैं। तो जितने भी 2.5 लाख लोगों ने ये वीडियो वॉच की है, और मैं जानता हूँ 40 से 50 हज़ार ही बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन ये व्यूज़ का अलग अलग आंकड़ा रहता है। तो आपको याद रखना है कि 28 जो हमारा विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। पूछने वाला क्वेश्चन 8 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 8 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हम इसको कहेंगे, वानिकी दिवस। और 7 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मज़े वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन 10 बार आ गया है। 7 अप्रैल जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को यूनेस्को डे, 18 अप्रैल को यूनेस्को डे। और यूनेस्को साइट जो भारत के अंदर हो चुकी है वो जो है वो 43 हो चुकी है। असम की मोइदजम नई साइट बनाई गई है, करंट अफेयर में आपको पढ़ा चुका हूँ। 22 अप्रैल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 22 अप्रैल को, अगर 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाए, जल दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 8 मई, भैया 8 मई भी इंपॉर्टेंट है। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना कि 8 मई को कौन सा डे? रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ साइंस के क्वेश्चन में बीच बीच में लाता रहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं साइंस भी जो है टेट परीक्षाओं में 2 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो जो फाइनल टच होगी उसमें भी साइंस के भी काफ़ी क्वेश्चन होंगे, HP GK के भी होंगे। और कल 12 से 1 बजे के बीच में फाइनल टच भी आपके बीच आ जाएगी। और कल जो है मुझे किसी इंपॉर्टेंट कार्य से कहीं बाहर जाना है और बड़े दूर जाना है, जिस कारण मैं कल वीडियो आपके बीच एक ही वीडियो डालूंगा, लेकिन वो फाइनल टच बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चींटी के डंक में कौन सा अमल होता है? बात की जा रही है चींटी के डंक की। तो अगर मैं चींटी के डंक की बात करता हूँ यार, तो चींटी के जो डंक में है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। सिट्रिक एसिड जो पाया जाता है वो खट्टे पदार्थों में, चाहे वो नींबू है चाहे संतरा है, इनमें जो है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आपका एसिटिक एसिड जो है वो सिरका आदि में पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड दही, दूध, खट्टे पदार्थ जो है वो दही, दूध आदि में जो है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो इन एसिडों के बारे में भी आपको याद रखना है कि दही में कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। भैया चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आपको दिक्कत आनी है। जैसे सेब में कौन सा है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर के अंदर पाया जाता है।
एक बार आप ऑक्जेलिक अम्ल्स को देख ले, या टमाटर में ही पाया जाता है किसी और चीज़ में, क्योंकि मुझे थोड़ा ऑक्जेलिक अम्ल में डाउट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि नर्मदा नदी किस सागर में जाके गिरती है। नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पे गिरती है, तो नर्मदा नदी की अगर मैं बात करता हूँ तो खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा नदी। तो खंबात की खाड़ी में गिरेगी नर्मदा नदी, इस बात को आपने याद रखना, आगे जाके अरब सागर में मिलेगी। तो नर्मदा नदी जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, समानता। समानता से ट्रिक है, ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में। सौ से साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती, ये सारी नदी समानता, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये सारी नदियाँ जो है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है, इस बात को आपने याद रखना है। अब नर्मदा और ताप्ती की जब भी बात होती है तो नर्मदा जो नदी है वो कहाँ से आती है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से कहीं से निकलती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी नदियाँ हैं जो ब्रंश घाटी, रिफ्ट वैली से होकर बहती है, ब्रंश घाटी से होकर बहती है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जी हाँ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इस बात को आपने याद रखना है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, कौन सी चोटी है, धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छी लेवल का क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है। इसके लिए तो अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा जो है उड़ीसा से नहीं गुजरती है। और अगर मैं बात करता हूँ कर्क रेखा के लिए, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार एक ट्रिक दे रहा हूँ, यहाँ पे मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान और आपका ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत की गुजरती है। अब आपको और क्या याद रखना है, और याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जाती है मध्य प्रदेश से। अब क्वेश्चन ये इतना ही नहीं पूछेगा, ये भी पूछ सकता है सबसे कम कहाँ से गुजरती है, तो सबसे कम जो है वो राजस्थान से गुजरती है, इस बात को आपने याद रखना। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यतः काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है। काली मृदा की बात हो रही है, और अगर मैं काली मृदा की बात करता हूँ तो काली मृदा जो है वो कपास की फसल के लिए मुख्यतः बहुत अच्छी मानी जाती है। आप सभी जानते हो कि कपास की फसल के लिए जो अच्छी फसल मानी जाती है वो मानी जाती है हमारी काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है वो गुजरात में, कपास की फसल गुजरात में सबसे अधिक, और अगर गुजरात में जो है ये पाई जाती है, गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर में है। गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसको भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। और भारत के उत्तरी भागों में, उत्तरी मैदानी भागों में कौन सी सबसे ज़्यादा मृदा पाई जाती है, तो यह है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा जो है भारत के ये उत्तरी भागों में, जो मैदानी भाग है उसमें अधिकतर भागों में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दो रेटिना होता है ना, रेटिना, वहाँ पे जो है वो क्या बनता है, मानव के वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल। और कॉर्निया क्या होता है, देखो कॉर्निया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो आँख के किस भाग को मृत्यु के बाद, आँख के किस भाग को मृत्यु के बाद दान किया जाता है, तो ये है कॉर्निया। कॉर्निया को जो है वो मृत्यु के बाद दान किया जाएगा, तो याद रखना ये किस भाग को आँख के मृत्यु के बाद भी दान किया जा सकता है, मरने के बाद भी, तो एक कॉर्निया है। और जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दृष्टिपटल में बन रहा है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है यार। और जो भी बात परीक्षाओं में काम आने वाली होती है उस बात के लिए मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन अच्छे लेवल का है कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान है। देखिए पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण है इसका जो मान है वो क्या है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण है इसका मान है 9.8 जो है वो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण को उपयोग किया जाता है, क्या आपको पता है ये क्वेश्चन? जी हाँ,
आज का आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन तो ये है, इसका क्वेश्चन हो जाएगा जनरेटर। जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, इस बात को आपने याद रखना है। और उसी प्रकार ऑप्शन में वोल्ट मीटर दिया है, वोल्टेज को ये जो है वोल्टेज को मापता है, इस बात को आपने वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है। गैल्वेनोमीटर अमीटर ये करंट की डायरेक्शन अमीटर जो है वो इसको देखेगा। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, और मैं आपको पेपर में जाने से पहले इतना सचेत करना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया, लेकिन इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब पहुँचा। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा। और अगर वास्को डी गामा की बात करें 1498 में तो ये भारत आता है, 1498 में या 1398 में, जो 1498 में आया था। तो अगर वास्को डी गामा की बात की जाए तो ये 1498 में जो है वो भारत आए थे, और पहले पुर्तगाली थे जो भारत आए थे, और पुर्तगाली ही ऐसे थे जो सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में जो है वो भारत से गए थे। और जब ये भारत आए थे तो कहाँ पे आए थे, तो कालीकट के केरल में कालीकट बंदरगाह है वहाँ पे आए थे, जहाँ पे इनका स्वागत जो है वो राजा जमुरीन, किसके द्वारा किया गया, राजा जमुरीन के द्वारा इनका स्वागत किया गया था वास्को डी गामा का। तो वास्को डी गामा भी एक बड़ा नाम है, इनके बारे में भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो याद रखना राजा जमुरीन इनका स्वागत करते हैं, केरल के राजा थे राजा जमुरीन। तो अगर आप भी अपना टेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें अपनी प्रतिक्रिया, और एक बार जरूर लिखें एक नाम एक नारा हर हर महादेव। जिसने वीडियो पूरी देखी है वो लिखे हर हर महादेव, प्लस पीछे कोड लिखे नंबर 2 वाई कुछ नहीं लिखना है, हर हर महादेव के पीछे 2 लिखना है। तो हर हर महादेव 2 लिखे, हर हर महादेव 2 का मतलब हर हर महादेव ही हुआ। तो आप हर हर महादेव 2 लिखे, जिसने वीडियो 40 मिनट पूरे लगाए हैं वो वही बच्चा है जो परीक्षा को पास करने वाला है, ये मैं मानता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, हम आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। और मेरा मानना है आप पेपर में अच्छा करके आए, सोच समझ के पेपर करें, हड़बड़ाए नहीं, आपको आता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ आपको आता है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो आपको सब कुछ आता है। वहाँ पर हमारे ही वीडियो में से महादेव की कृपा से सारा आएगा, आपको सब कुछ आता है। आपने सोच समझ के जो मन करेगा वो ट्रिक लगाना है, वो लगाना है भाई। पहले ही मैंने बोल दिया टिक वो लगाना है, ये आपके लिए मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्टेटस लगाए, व्हाट्सएप पे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शंभो।